सॉरी, धक्का दो। मुबारक हो, लड़की हुई है। देवा ओ देवा, लक्ष्मी आई है घर पे। लेकिन एक बात है। क्या बात है डॉक्टर? बच्ची की टांगों में शायद प्रॉब्लम है। देखिए, घबराने की बात नहीं है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, पर हाँ, मेरी एक सलाह है कि आप जल्दी इसे किसी पेडिट्रिशियन को दिखाइए। वो क्या होता है? मतलब बच्चों का डॉक्टर। आप चाहे तो मैं आज ही आपकी अपॉइंटमेंट करवा देती हूँ। घबराने की बात नहीं है, अगर कोई मुश्किल है तो उसका हल भी है। जी। अब बेटा कुछ हल्का हल्का महसूस हो रहा है? देखिए दशरथ जी और आशा वरद जी, कि इतने सालों में रत्ती भर का भी फर्क नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब ये चलना शुरू करेगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा ना। अनीता 4 साल की हो गई है, वो अब तक चली नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वो आगे चल पाएगी। देखिए, आप दोनों को बड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। एक विकलांग बच्चा पैदा होता है, इलाज की कोई गुंजाइश नहीं, इसे कुदरत की मर्जी मानकर समझौता किया जाता है। लेकिन प्रकृति इतनी भी निर्दयी नहीं है। वो दस्तक देती है कि अपंग बच्चा चल नहीं सकता, लेकिन जिंदगी चला जरूर सकता है। बस आवश्यकता है तो आत्मविश्वास की और माता पिता के प्यार की। इस केस में अनीता की टांगें नाकाम जरूर थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत काफी तेज थी। उसे अपने माता पिता के दुख और चिंता का गहरा आभास था। जब तक अनीता 16 साल की हुई, उसकी 2 बहनें और हो चुकी थी और दोनों नॉर्मल थी। वैसे अनीता भी नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकती थी, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अक्टूबर 2011, करजत, महाराष्ट्र। एक मिनट बेटा, 1 मिनट, साइकिल तो खड़ी कर ले। ये लो, ये तुम पकड़ो और ये तुम पकड़ो, ये तुम पकड़ो। आ गए तेरे बापू? हो आए। जा, एक गिलास पानी दिया बापू को। हो। बाबा, पानी। तो क्यों पानी लेके आती है? कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। ए अनीता की माँ, तेरे दिमाग को लकवा मार गया है क्या? अरे ये ठीक से चल भी नहीं पाती है और इससे घर का काम करवाती रहती है। अब बंद करिए रोज रोज का नाटक, समझी? ताई, अब तुम मारो। हाँ। यार दशरथ, भगवान की इच्छा थी, वो तुम्हारे गले डाल दिया। वैसे तू क्या कर सकता है? मैं क्या कर सकता हूँ? और अगर कुछ करना भी चाहूँ तो फिर पता नहीं कि करना क्या है। कोई लड़का देखा है? हाँ, वो रायगढ़ वाले हैं ना। हाँ, उसका लड़का भी अपनी अनीता की तरह है। अरे तब तो बहुत बढ़िया है, दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। हाँ, संभाल लेंगे, लेकिन उसके माँ बाप को कौन संभालेगा? क्या हुआ? अरे इतना बड़ा मुंह फाड़ रहे हैं,
30,000 रुपए मांग रहे हैं। 30,000 रुपए? और वो भी एक अपंग लड़के के लिए? वही तो, अगर 30,000 रुपए खर्च भी कर देते तो उसके बाद 2 लड़कियां और, उनके लिए मैं क्या बचाऊंगा? यार क्या न्याय, इस अनीता का कुछ हो नहीं सकता क्या? उसकी खुद की जिंदगी तो है नहीं, 2 पैसे की भी, और हमें कंगाल बना के छोड़ेगी। दशरथ, हिम्मत रख, हिम्मत, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। यार जो होना है एक बार में हो जाए, आर या पार। मुंबई, भारत की इकोनॉमी की रीढ़। मुंबई करोड़ों लोगों के सपनों की नगरी। एक ऐसा शहर जहां पर पैसा मजहब है, पैसा ही जुबान है और पैसा ही पहचान है। यहां कमाने पर कोई रोक नहीं, खर्चे पर कोई टोक नहीं। दुनिया भर में हो रही तरक्की का हर कदम मुंबई पर जरूर पड़ता है। दरअसल ये पूरा शहर एक शॉपिंग मॉल है जहां पर सब कुछ मिलता है, सब कुछ बिकता है, सब कुछ। एक रैकेट की खबर है एलेक्स सर। एयरपोर्ट और रेल स्टेशन, इन दोनों जगहों पर यह रैकेट फैला हुआ है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, मतलब ये दोनों इनके पिकअप पॉइंट्स हैं। बिल्कुल एलेक्स सर। अंधेरी में एयरपोर्ट के पास 2-4 होटल्स हैं। एयरपोर्ट से उठाते हैं, सीधे होटल ले जाते हैं। होटल्स कौन से हैं, कुछ पता चला? एक ऑटो वाले का पीछा किया था मैंने, उसने कस्टमर को 3 होटल्स बताए। मैंने वो होटल्स के नाम नोट किए हैं। खबर तो पक्की है ना? गलत हुई ना, खबरीगिरी छोड़ दो सर। सर वो एलेक्स आया है, एनजीओ वाला बंदा। एलेक्स? जी सर। हाँ भेजो उसको अंदर। खबर झूठी हुई तो मुझे कई जवाब देने पड़ेंगे। सर मेरा सबसे खास खबरी 10 दिनों से इस गिरोह का पीछा कर रहा है। इतनी बड़ी रेड करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है एलेक्स। सर लेकिन खबर मिली है कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रेड छोटी मोटी हो ही नहीं सकती है सर। एलेक्स के पास खबर है कि दोनों एयरपोर्ट्स और तीनों रेलवे स्टेशन में पिकअप पॉइंट्स हैं। सर सिर्फ एयरपोर्ट पर फोकस करेंगे, तभी उन्हें रेड हैंडेड पकड़ सकते हैं। हमें मेजर खबर उसी सेक्टर की मिली है। एयरपोर्ट से निकलने वाला हर मेल पैसेंजर पहले ऑटो रिक्शा पकड़ता है और तब उन्हें होटल के साथ साथ स्पेशल सर्विस भी ऑफर किया जाता है। होटल्स के बारे में कोई खबर सर? मेरे आदमी ने 1-2 नाम दिए तो हैं, पर उन पर ब्लाइंड रेड करना मुनासिब नहीं होगा। ऑटो रिक्शा वाला जहां लेकर जाएगा वही टारगेट होगा। हम आज रात ही ऑपरेशन रेस्क्यू लॉन्च करेंगे और प्रकाश तुम कस्टमर बन के जाओगे। यस सर, और हमारी टीम ऑटो का पीछा करेगी सर। सारी टीम्स तुम्हारे इशारे का इंतजार करेंगी और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा एक टीम रेड करेगी और बाकी की टीम बाहर फुल अलर्ट पर होगी सर। मैं चाहता हूं कि इस ऑपरेशन में सिर्फ तुम 4 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए और अगर किसी और की ज़रूरत पड़े तो लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा सिग्नल मिलने के बाद लोकल पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर देना। समझ गया सर। मुंबई में सब कुछ बिकता है, लेकिन सोने चांदी से रोशन इस शहर में कुछ ऐसे अंधेरे इलाके भी हैं जहां लोग अपना ईमान, अपनी इंसानियत बेचकर छोटे बच्चों से जिस्म का सौदा करवाते हैं। जी हाँ, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के केसेस मुंबई में बढ़ते जा रहे हैं। कई एनजीओज इन बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं,
इस घिनौने जुर्म से लड़ने के लिए मुंबई पुलिस की एक स्पेशल सोशल सर्विस ब्रांच भी है। नवंबर 2011 में इस स्पेशल ब्रांच ने एक ऑपरेशन माउंट किया। मुंबई के कुछ होटलों में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट की पक्की खबर थी और इस रेड ने रोशनी डाली कि अंधेरी के अंधेरे में वहशत राज कर रही थी। मैं अपना मोबाइल तुम्हारे नंबर पर डायल करके रखूंगा, तो रिकॉर्डिंग तुम्हारे और मेरे दोनों के सेल पर होगी, ठीक है? यस सर। और सर ये रहा पेन कैमरा। होटल के अंदर पहुंचते ही मैं अपने सेल नंबर 2 से रूम नंबर एसएमएस करूंगा तुम सब लोगों के सेल नंबर 2 पर। सर मैं और गौतम में होटल के बाहर रहेंगे। ठीक है। और सर मैं रिसेप्शन तक चल के जाऊंगा, कोई रूम बुक करूंगा वहाँ, लेकिन थोड़ा स्लो मोशन में सर। सब कुछ बहुत टाइट होना चाहिए सब। और अगर किसी के भी फोन का नेटवर्क फेल हुआ तो सबको पता है ना कि लोकल टीम को कब अलर्ट करना है। यस सर। लेट्स गो। सब कुछ बहुत टाइट होना चाहिए सब। और अगर किसी के भी फोन का नेटवर्क फेल हुआ तो सबको पता है ना कि लोकल टीम को कब अलर्ट करना है। यस सर। लेट्स गो। रिक्शा वाला मिला? हाँ सर। चलो ना हवलदार साहब। एक रिक्शा निकला है, वो वेटिंग में तीसरा है सर। हाँ ठीक है, दिख गया, पकड़ता हूँ। चलना, आगे निकलना। चलेगा भाई, लाइन तोड़ के। कहाँ जाना साहब? फ्लाइट मिस हो गई है, 4-5 घंटे काटने हैं। कोई होटल शोटल? अरे आगे कुछ मत पूछिए साहब, आपके लिए एकदम परफेक्ट होटल है। बैठिए साहब, बैठिए। चल 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 फॉलो कर इसको जल्दी। वैसे कौन सी फ्लाइट मिस हुई साहब? एमिरेट्स, दुबई की फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई। फॉरेन जा रहे हैं? आउट ऑफ इंडिया? साहब 4-5 घंटे हैं आपके पास। कुछ टाइम पास चाहिए। टाइम पास मतलब? एंजॉय साहब, एंजॉय। लड़की वड़की? अच्छा, किस टाइप की लड़की? साहब जो बोलो वो, इधर अपन की पूरी सेटिंग है। अरे नहीं यार, रहने दो, फालतू का रिस्क है ये। अरे कोई रिस्क नहीं ना साहब, अरे एकदम टॉप का होटल है, पार्सल सीधे रूम में पहुंच जाएगा फटाफट। अरे साहब जी भर के मस्ती करो आप, फिर आराम से फ्लाइट पकड़ो और छू। अरे नहीं यार, होटल वालों को पता चल जाएगा, फालतू का पखेड़ा, मेरी दूसरी फ्लाइट भी मिस हो जाएगी। अरे साहब होटल वालों का ही तो बिजनेस है ये। अरे आप हाँ तो बोलो। कितना लगेगा? साहब वो पार्सल ग्रेड में अपन नहीं पड़ता, वो आप जानो और होटल वाले जाने। अपन का चार्ज है 1000 रुपये, आपको उधर पहुंचाने का सारा सेटिंग करेंगे साहब। अरे साहब अब इतना भी क्या सोचना ना, देखो साहब अपने को जल्दी है ना, और भी कस्म उठाने हैं। ठीक है, ले चलो। दो मिनट साहब, जरा सेटिंग करके आता हूँ। सो हाँ माने, तुम लोग ट्रैक पर हो ना? होटल आकाश रेजिडेंसी के बाहर ही हो ना? यस सर, हम लोग बिल्कुल एकदम आपके पीछे पार्कड हैं, होटल आकाश रेजिडेंसी। और कैसा है? ठीक हूँ, मस्त जेंटलमैन है। अरे दुबई जाने लाया है, नोट भी कम नहीं होंगे उसके पास। लड़की कैसे चाहिए उसे? अब ये तो पूछा नहीं, वैसे भी ये आपका डिपार्टमेंट है। अबे सब सेफ तो है ना? अरे भाई आज तो कोई फालतू गड़बड़ लेके आएगा इधर, देखोगे तो समझ जाओगे। अरे मक्खन है मक्खन। ठीक है, जा लेके आओ उस मक्खन।
साहब एक पति कम है। एयरपोर्ट से यहाँ तक का 50 रुपए से भी नीचे होता है, 450 एक्स्ट्रा दिया है। अरे साहब मजाक मत करो। अरे आपने मेरे रेट को हाँ बोला था ना, तब तो आपको इधर लेके आया। अब काहे को मच में साहब। अरे पहले लड़की तो देखो। जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, इधर आलतू फालतू लोग नहीं है। अरे सब A1 आइटम लोग हैं। अरे सब फटफट इंग्लिश बोलने वाली है। ऐसा? हाँ चलो ठीक है, देखता हूँ क्या A1 आइटम है। हाँ? ठीक है साहब। आप रूम में फ्रेश हो जाइए, तब तक वो आ जाएगी। कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। थैंक्स। सब कुछ सेफ है ना? देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, प्लीज़। टेंशन मत लीजिए, हमारा रोज का है और हमारी हर जगह सेटिंग भी है। आप AC ऑन कीजिए और मस्त एंजॉय कीजिए। ड्रिंक्स, खाना वाना जो भी चाहिए सब टॉप का आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स। हाँ गोमती, एक सीधा बंदा है। अच्छा क्या माल है तेरे पास? अब भी के अब भी मेरे पास 3 फुल साइज है और 1 हाफ साइज है। अरे नहीं 2 हाफ साइज थी, वो अभी थोड़ी देर पहले कस्टमर के पास बैठे लिए। अच्छा एक काम कर, तू खुद आकर बात कर ले इससे। अच्छा चल मैं आती हूँ। ए यूनुस, पार्सल टेम्पो में डाल, चल। रूम नंबर 205। बुड्ढा है क्या? और पिए ना। अरे तू कब से कस्टमर के उम्र और तबीयत की चिंता करने लगी? सलाम से। सलाम। तुम कौन हो? डरते क्यों सेठ? जो भी है पुलिस वाले नहीं है। ओह ओके। वो कहाँ है? वो भी आ जाएगी साहब, इतनी उतावली क्यों मचा रहे हो? सब कुछ आप ही के लिए तो है। मगर वो साथ क्यों नहीं आई? अरे साहब पहले आपकी पसंद नापसंद तो देखने दीजिए, लेन देन की बातें कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। साहब हर एज की, हर टाइप की लेडीज अपने पास है। आपको कैसी चाहिए? कोई भी अच्छी सी। अच्छी लड़की तो साहब कच्ची होती है। कच्ची मतलब? यंग, छोटी, हाफ साइज। अरे जैसा फिल्मों में बोलते हैं ना साहब, कच्ची कली, एकदम फ्रेश। बस एक दो बार बैठियो कि कहीं किसी के साथ। रेट क्या होगा? ज्यादा 20। 20? 20? 20,000 रुपीज, डॉलर्स नहीं। पागल हो गए हो क्या? 20? पागल तो आप हो जाएंगे साहब, लवंगी मिर्च है। अरे क्या सोच रहे साहब? चलो टाइम खोटी नहीं करते हैं, 15,000 में डन कर देते हैं। हाँ 3 घंटा बैठेगी लड़की आपके पास। चल। हाँ 15। हाँ लाइए, पूरा एडवांस लेती हूँ पहले, बाद में झिकझिक नहीं, रूल है अपना। जी बस 5 मिनट में लड़की आ जाएगी। फिर जो मन करे सो नाम दो, जो दिल करे सो वो काम लो। चल रहे। लोकल टीम अलर्ट कर दो। MIT से फोन लगा। ये घूमती सब साफ साफ क्यों नहीं बोले उसको? बोलने जैसा क्या है, तो चुप रहे। अरे बाद में पार्सल देख करके बवाल खड़ा किया तो? लड़की बिस्तर गर्म करने के लिए चाहिए होती, हिमालय चढ़ने के लिए नहीं। हाँ तेरी ये बात भी सही है। कहाँ पे? अंधेरी?
इमरजेंसी सिग्नल के पास? अरे तो कितने सारे होटल है वहाँ, नाम तो बोलो। सर होटल का नाम हमारे प्रकाश सर को मालूम है। आप थोड़ा ताबड़तोड़ अपनी टीम लेकर के बस यहाँ पहुँच जाइए। ठीक है, मैं पीआई साहब को अभी बोलता हूँ। थोड़ा फटाफट साहब, गर्म मामला है। सर रेट तो फिक्स है, सभी में एसी या डबल बेड है, इन सभी का 4,500 रुपये। ए सलील, रूम सर्विस वाले को भेजना, थोड़ा सा सामान उठाना है। अच्छा ठीक है। राकेश। अच्छा भाई सॉरी, 4,500 मेरे बजट में नहीं है, मैं कहीं और देखता हूँ। ओए चपड़ चपड़, जा ले आओ इसको। बाबा पानी। दो 205 में ले आना, संभाल के। ये क्या हो रहा है? अरे टेंशन क्यों लेते हो साहब, चलो। क्या है ना साहब, इसकी टांगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस, बाकी सब टिप टॉप है। आप एक बार बैठ के तो देखिए। सुन चिकनी, साहब दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात, हाँ सब खुश होना चाहिए। जी सर। तुम कहाँ की रहने वाली हो? क्या साहब, क्या सवाल पूछ रहे हो? रिश्ता करना है क्या? अब आप बस सुहाग रात मनाइए। चल। एक मिनट। अरे कोई हिलेगा नहीं। ये क्या है ये? अब सुहाग रात नहीं, सीधे 13वीं मनाएंगे तुम सबकी। सर चेक कर लीजिए, बात सुनिए सर, बात सुनिए सर, मिनट से रुकेंगे, देखिए सर आप समझ। हेलो इसको ले जाओ, बैठिए। साहब देखिए ना साहब, थोड़ी मांडवली कर लेते हैं ना। मांडवली जरूर करेंगे मांडवली, लेकिन यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन नहीं साहब, आप लोग जो बोलेंगे वो मैं करूंगी, जिसके साथ भी जो भी, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं साहब। अरे तुम क्यों रो रही हो? हम तुमको ही तो बचाने यहाँ पर आए हैं। पुलिस नहीं साहब। अरे हम ही पुलिस वाले हैं, और तुम्हारे साथ जो जो जबरदस्ती इन लोगों ने की है ना, उसका पूरा हिसाब लेंगे। नहीं साहब, रत्ती भर जबरदस्ती नहीं की है, पूछ लीजिए। जो भी कर रही है अपने दिल से कर रही है। लड़की बोलना सच। हाँ सर, दीदी सच बोल रही है, ये मेरा काम है, कोई जबरदस्ती नहीं है। होटल का स्टाफ, मैनेजर, रिक्शा वाला, दलाल, मैडम, बाकी की लड़कियां, सबको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अनीता को गिरफ्तार नहीं किया गया। बस उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया क्योंकि वो एक माइनर थी। पुलिस इस बात से बहुत हैरान थी क्योंकि अनीता बार बार ये कह रही थी कि वो अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन में है। अब सवाल यह था कि करजत के गांव में अपनी बहनों के साथ खेलने वाली मासूम अनीता यहां के विकृति के दलदल तक कैसे पहुंच गई। साहब
मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जेल में मत डालिए साहब। नहीं अनीता, तुम्हें जेल में नहीं डाला जा रहा है, तुम्हें करेक्शन सेंटर भेजा जा रहा है। वो क्या होता है साहब? अनीता, वो एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारी ठीक से देखभाल की जाएगी। तुम्हें वो बुरे दिन दोबारा नहीं देखने पड़ेंगे अनीता। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हें ज़बरदस्ती उठवाया गया या कुछ खिला पिला कर लाया गया? नहीं साहब, किसी ने उठाया नहीं था और किसी ने कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं था, कुछ नहीं। बस ये बात मेरे माँ बाप को मत बताना, कभी मत बताना। अनीता, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। कुठे चालीस गताई? पता नहीं, बस जा रही हूँ कहीं। जाओ ना कस गताई। हाँ ताई, आप मत जाओ, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। चुप रहो तुम दोनों, तुम लोग मुझे कभी परेशान नहीं करते। वो बस मैंने ही परेशान किया है आई और बाबा को। तुम दोनों समझ जाओगे किसी दिन। सुनो जी, मैं फिर कह रही हूँ, ऐसे मत भेजो मेरी अनीता को। अरे वो चल नहीं सकती तो क्या हुआ? आखिर खून है हमारा। हाँ, हमारा खून है, खून चूस चूस कर ही बड़ी हुई है हमारा, और आने वाले सालों में सारा खून उसके अंदर होगा हमारा। अब सबके सामने यहाँ नौटंकी मत करो, समझी? ए वहीनी, समझो कि लड़की के भाग खुल गए। ये बंटी है ना, बंटी, ऐसे कई लड़कियों की शादी उसने उत्तर प्रदेश में करवाई है। हाँ, और एक बार जिसको वचन दे देता है ना, पलट कर मुंह करता नहीं है। देखना, हमारी बेटी वहां पर राज करेगी। दशरथ, अब मेरी जिम्मेदारी, टेंशन नहीं, समझे? और फोन वोन भी नहीं, टाइम आएगा खुशखबरी दे दूंगा। वहाँ से तुम यूपी तो गई नहीं होगी? नहीं सर, वहाँ से मुझे कोई मीरा रोड नाम की जगह लेके गए और वहाँ मुझे गोमती दीदी मिली। अरे उसके पैरों में बांधा है, तेरे आंखों में तो नहीं। क्या करूंगी इसका? सर्कस खोला है मैंने। अरे दीदी, अलग अलग लोगों को अलग अलग खाना पसंद है कि नहीं? अच्छा, और कस्टमर कौन ढूंढ के लाएगा उसके लिए? तेरा बाप, मेरा बाप या इसका बाप? साला हर बार पार्सल करने में कितना त्रास होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे दीदी, डिस्काउंट देता हूँ ना इसके लिए। मेरे को 20 की पड़ी, आप 25 दे दो। 25 साल से मैं इस धंधे में हूँ। इस टूटे खिलौने के 5000 से ऊपर नहीं दूंगी मैं। बच्चे की जान लोगे क्या दीदी? 10 की तो मेरी खरीद है। अभी बोल रहा था 20, अब बोल रहा है 10। फोकट में मिलियन तेरे को? हैं? धंधे की कसम 10। तो 11 ले ले, वरना वापस ले जा। नहीं रे दीदी, समझाना यार क्या। पूनम, अच्छे से खाना खा। क्या है, दुबली होती जा रही है दिन ब दिन। दीदी, हाँ क्या 11 क्या बोल रही है? 1000 रुपये तो उस साले टैक्सी वाले को दिया, करजत से इधर तक का। एक काम करना, 13 दे दे। 12.5 से ऊपर एक पैसा नहीं दूंगी यूनुस। और बेटा, खाना पसंद आया? अच्छे से खाना। हाँ अनीता, आज से गोमती दीदी ही तुम्हारी सब कुछ है। मस्त ख्याल रखेंगे तुम्हारा, उनको कभी नाराज मत करना, जो बोले वो करना। दादा, ये दीदी मेरी शादी कराएंगी? देखो, तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। इसका क्या मतलब है दादा? देखो, तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं। एक बात समझो, तुमसे शादी कोई नहीं करेगा। तो फिर हम इधर क्यों आए हैं? तुम्हारी लाइफ बनाने। ये जो गोमती दीदी है ना, ये सारे बच्चों को काम पे लगाती है, अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तुम अब किसी पर भी बोझ नहीं, ना तो तेरे बाप पर, ना अपने आप पर। काम कर, पैसे कमा और मस्त रह। कैसा काम दादा? जो भी हो, जैसा भी हो, तुम्हारे बाप के सिर से तुम्हारी शादी का बोझ तो हटा। फिर तेरी बहनों की भी तो शादी होगी। बस, इससे आगे कुछ मत सोच। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, बीच बीच में आता हूँ।
1-2 दिन में ही मुझे गोमती दीदी ने बता दिया कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा। पहले बुरा लगा, डर भी लगा, लेकिन फिर बंटी दादा की बात याद आई कि मेरी बहनों की शादी होगी, मैं माँ बाप पे बोझ नहीं होंगी। तुम्हारे पिताजी ने पैसे लिए तुम्हें उस बंटी के साथ भेजने के लिए? ऐसे मैंने सुना तो था। जब तुम पहली बार कस्टमर के पास गई थी, गोमती ने ज़बरदस्ती की थी तुम्हारे साथ या फिर कस्टमर ने? नहीं सर, गोमती दीदी ने तो मुझे पहले से ही बता दिया था कि क्या काम करना पड़ेगा, और मैंने वो किया। और वो बुरी औरत नहीं है सर। क्यों नहीं है? गोमती दीदी मुझे बोझ नहीं समझती, पनौती नहीं कहती, मुझे बराबर का समझती है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं सर। इसमें पीड़ित एक ऐसे शौक में चला जाता है जहां उसे अपने सारे जुल्म सही लगते हैं, यहाँ तक कि अपनी जुल्मी की सोच के साथ आइडेंटिफाई भी करने लगता है। कभी कभी तो उसे पूछने भी लगता है सर। इस लड़की को कभी किसी ने इंसान नहीं समझा, इसके बाप ने भी हमेशा इसे बोझ माना है। करेक्ट सर, और इसीलिए वो इस गोमती मैडम में एक फादर फिगर खोजने लगी। इस लड़की के बाप को तुरंत हाजिर करो। प्रकाश। यस सर। मुझे लगता है कि काउंसलिंग के बाद इसकी सोच बदल सकती है। बिल्कुल सर, प्यार और भरोसा इसके कॉन्फिडेंस को उठाएगा, जो इस वक्त काफ़ी वीक है सर। अनीता, तुम चल भले ही नहीं सकती, पर सोच तो सकती हो। अनीता, तुम्हारा दिमाग काफ़ी तेज़ है, हाथ फर्स्ट क्लास हैं, तुम काफ़ी कुछ कर सकती हो। जैसे कि हाथों से किया जाने वाला काम सीख सकती हो। ऐसे कई सारे हुनर हैं जो तुम्हें वहाँ सिखाए जाएंगे। जेल में ना? आप मुझे जेल भेज रहे हो ना? नहीं अनीता, तुम्हें तो जुवेनाइल कोर्ट आज़ाद कर चुका है। मैं ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ। जो भी हो सर, मुझे वापस मेरे माँ बाप के यहाँ नहीं जाना। क्यों अनीता? बल्कि वो तो कल तुम्हें लेने आ रहे हैं। वो सर, वो मुझे बोझ समझते हैं। उनके सामने मुझे भी लगता है कि मैं बोझ हूँ, बेकार हूँ। आज के बाद नहीं अनीता, ये देखो, आज के बाद तुम्हें कभी किसी कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कभी किसी पर बोझ नहीं बनोगी अनीता। तुम एक नया हुनर सीखोगी, खुद पैसे कमाओगी, इज्जत कमाओगी, सर उठाकर जियोगी। दशरथ, तुमने 10,000 रुपयों के लिए अपनी बेटी को भेड़ियों के हाथों बेच दिया। 10,000 दे रहे हैं? हाँ। लेकिन अब तक तो सब हमसे दहेज मांगते थे। तो ज्ञान्या कह रहा था कि यूपी के गांव है, लड़कियां वहाँ बहुत कम हैं, उनको कोई भी चलती। ये अपनी अनीता भी चलेगी, इसलिए वो शगुन के तौर पर एक रकम देते हैं लड़की वालों को। यार, जो होना है एक बार में हो जाए। आर या पार। सुन दशरथ, वो एक बंटी है, यूपी का। वो इस तरह की कई लड़कियों की शादी वहां जाके करवा चुका है। अरे, कईयों का घर बसा चुका है वहां पर वो। लेकिन अपनी अनीता तो, अरे वो हर किस्म के लड़कियों के लिए लड़का ढूंढता है, और तो और वो लड़की के माता पिता को पैसे भी देता है। ये क्या बात हुई? और फिर पैसे क्यों? ये तो हमें पता नहीं दशरथ, पर इतना मालूम है कि वो लड़की के माता पिता को पैसे देता है, और उससे हम 2 ही 4 बार तो मिले हैं दशरथ, वो भी रेलवे स्टेशन पर। तो अपनी अनीता का कुछ हो सकता है क्या? अरे क्यों नहीं, उसी की तो बात छेड़ी है हमने उससे। हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत किया तो उसने? कुदरत ने जितना गलत किया है ना, उससे ज्यादा गलत नहीं होगा।
सुनो जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारी तकदीर में ही नहीं लिखा है ठीक लगना, सिर्फ दुख को सहना लिखा है और दर्द को भूलते जाओ। लेकिन आज के बाद से हमें अनीता को सहना नहीं पड़ेगा, बस उसे भुलाना होगा। आप अपनी औलाद को ऐसे कैसे भुला सकते हैं? आपको अंदाजा भी है क्या गुजरी होगी उस पे? क्या हुआ है मेरी बच्ची के साथ? बहुत गलत हुआ है और भी बहुत भयंकर हो सकता था, लेकिन हमने उसे बचा लिया है। साहिब, हम गरीब हैं, लाचार हैं। अगर ये नहीं होता तो कुछ और बुरा होता उस बेचारी के साथ। अब बेचारा कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आप इकलौते माँ बाप नहीं है जिनके घर में कोई विकलांग बच्ची पैदा हुई है। अब विकलांग होना कोई दोष नहीं है। दोष हमारा है साहिब, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सो तो है, अब आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बेटी को घर ले जाइए, उसे प्यार दीजिए, उसे कोई हुनर सिखाइए, कमाने के काबिल बनाइए। शादी जब होगी तब होगी। साहिब, ये आप जैसे शहर के बड़े लोगों के लिए ये कहना बहुत आसान है। कभी गांव आकर देखिए, हमारे कुछ नहीं है वहां। क्या सिखाएं और क्या काबिल बनाएं? अनीता, मेरी बच्ची, कैसी है तू? कैसी है मेरी बच्ची? देखो ना जी, हमारी बच्ची आ गई, हमारी बच्ची हमें मिल गई, हमारी बच्ची हमें मिल गई। अब ये अपने हाथों पर खड़ी है, किसी पर बोझ नहीं है, इसे सिर्फ प्यार की जरूरत है। अब प्यार के पैसे नहीं लगते दशरथ। सर, मुझे इनके साथ वापस गांव नहीं जाना। मुझे यही रहना है, यही कुछ करना है। ऐसा क्या बोलतीस? हम तेरे आई बाबा, तू हमारी जिम्मेदारी है बेटी। थी आई, पर अब और नहीं। मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। आपने मुझे इस दुनिया में लाया, इतने साल संभाला, बड़े उपकार है आपके। अब मैं और उपकार नहीं लेना चाहती। मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना है और उस पर चलकर दिखाना है। अभी देखो मैं आउट करने वाली हूँ। नहीं 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 एलेक्स, तुम वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सागर में एक बूंद है प्रकाश, और सागर का पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। क्या मतलब? हमने अनीता को तो नई जिंदगी दे दी, पर हर दिन हर मिनट न जाने कितने ऐसे बच्चों का सौदा हो रहा है। अभी मेरी खबरी का SMS आया, एक अनाथालय में रैकेट चल रहा है। बाकी खबर वो जल्दी भेजेगा। मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो, छोड़ेंगे नहीं किसी को एलेक्स, खत्म कर देंगे इस माफिया को। एक माफिया खत्म होगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। असली मुजरिम है मजबूरी, लाचारी और विकृति। इन्हें आप और हम कैसे खत्म करें? हमारे भारतवर्ष में दरअसल 2 भारत बसते हैं, एक आपका और हमारा भारत, शहरों वाला, बढ़ती GDP वाला, आर्थिक धमाके वाला भारत। हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं, संघर्ष है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बेटर फ्यूचर होगा। और दूसरी ओर, ज़्यादा दूर नहीं, एक दूसरा भारत है, अनीता का भारत, दशरथ का भारत, जहां अपॉर्चुनिटीज़ की एक बूंद नहीं टपकती, प्रगति की एक किरण नहीं चमकती। 5 साल में एक बार चुनाव के वक्त सरकार इस भारत की तरफ ममता से गदगद हो उठती है, लेकिन उस ममता को भी सत्ता के दलाल बीच में ही निगल जाते हैं। ये भारत आज़ादी से अब तक निराश है, हताश है, और ये भारत बहुत विशाल है। इन 2 भारतों के बीच के अंतर को घटाना एक इमरजेंसी सिचुएशन है। जुर्म एक सामाजिक रोग है, और जब तक समाज का हर तबका, हर भारतीय गरीबी और गरिमा की असली रेखा से वाकई ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक किसी न किसी होटल के कमरे में
कोई ना कोई अनीता किश्तों में बेआबरू होती रहेगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।